गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यूइंग आवर थर्ड चैप्टर ऑफ जीएसटी। लास्ट लेक्चर में हमने जो 9(3) की रिवर्स चार्ज की नोटिफिकेशन है वो कवर की थी। उसमें हमारा ही सिर्फ एक लास्ट पॉइंट बाकी है, एंट्री 16। और अब यहाँ पे जो एंट्री 16 है वो हम देख लेते हैं पहले, और फिर उसके बाद हम सेक्शन 10 स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 9 हमने देखा था स्टार्टिंग में, तो सेक्शन 9 के अंदर 5 सब सेक्शंस थे। तो उस केस में जो 9(3) एंड 9(4) रिवर्स चार्ज का था, 9(4) का जो रिवर्स चार्ज है उससे रिलेटेड प्रोविज़न आपके सिलेबस में अभी डिटेल में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रियल एस्टेट रिलेटेड और कुछ अदर प्रोविजंस हैं जो बहुत डिटेल में है, लेंदी हैं, और उस केस में आपके सिलेबस में उस प्रोविज़न को डिटेल में कवर नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अभी 9(3) के जो प्रोविज़न है जो हमने कल देखा था उसको कवर किया गया है। अब 9(5) हमने देख लिया था लास्ट में कि जो स्पेसिफाइड सर्विसेज है ई कॉमर्स के थ्रू प्रोवाइड की गई है। सो इस केस में 9 का जो प्रोविज़न है सेक्शन 9 वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, और फिर हम सेक्शन 10 स्टार्ट करेंगे जो इस चैप्टर में हमारा जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो अब हम सबसे पहले एंट्री 16 देख लेते हैं, जो लास्ट एंट्री है रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन के अंदर। अब यहाँ पे जो एंट्री 16 है दैट इज़ रिलेटेड टू लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। अब हमने गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन जो चैप्टर 2 में पढ़ा था, तब हमने देखा था कि जो गुड्स और सर्विस वो दोनों केस में सिक्योरिटीज़ को एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसका मतलब अगर मैं सिक्योरिटीज़ किसी को भी देता हूँ या किसी से रिसीव करता हूँ तो उस केस में उसे हम जीएसटी में टैक्स नहीं कर सकते। बट उसी के पॉइंट के साथ एक पॉइंट और मेंशन किया गया था कि जो सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज है या सिक्योरिटी रिलेटेड अदर एक्टिविटीज़ है उन्हें सर्विसेज माना जाएगा। तो प्राइमरीली सिक्योरिटीज़ का जहाँ पे टाइटल ट्रांसफ़र होता है या परचेज सेल की एक्टिविटी हो रही है, उस केस में हम सिक्योरिटीज़ को गुड्स भी नहीं कंसिडर करते और सर्विस भी कंसिडर नहीं करते। बट मैंने आपको उस टाइम कहा था कि सिक्योरिटीज़ का अगर मैं परचेज सेल कर रहा हूँ और कोई ब्रोकर है बीच में, ब्रोकर को मैं कमीशन पे कर रहा हूँ, तो वो ब्रोकर के कमीशन के ऊपर जीएसटी लगेगा। मैं जिस डीमैट अकाउंट के थ्रू वो सिक्योरिटीज़ परचेज सेल कर रहा हूँ, उस डीमैट के जो मेरे चार्जेस लग रहे हैं, तो उस डीमैट के चार्जेस के ऊपर जीएसटी लगेगा। सो इन दैट केस सिक्योरिटी इटसेल्फ गुड्स और सर्विस नहीं है, बट सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ मैंने आपको कहा था कि सर्विसेज है और उसे सर्विसेज के तौर पे टैक्स किया जाएगा। अब यहाँ पे जो ये 16 नंबर एंट्री है ये इंसर्ट की गई नोटिफिकेशन नंबर 22 के थ्रू, दैट इज़ फ्रॉम 30 सितंबर 2019। अब इसके पहले ये एक्टिविटी सर्विस ही थी और वहाँ पे वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स हो रहा था। बट 1 अक्टूबर 2019 से ये एक्टिविटी रिवर्स चार्ज में कवर हो गई। अब लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ कौन सी हो रही है? जो लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ अंडर द सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम 1997 ऑफ द सेबी एज अमेंडेड, मीन्स जो टाइम टू टाइम जो अमेंड हुई है। सो इन दैट केस लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ में हमें सिर्फ वही लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ की एक्टिविटीज़ को रिवर्स चार्ज के लिए कंसिडर करना है जो इस लैंडिंग स्कीम के अंदर की गई है। अभी लैंडिंग स्कीम के अंदर बेसिकली कौन कर रहा है? एक लैंडर कर रहा है, दैट इज़ जिसने अपनी सिक्योरिटीज़ को डिपॉजिटरी में दिया एक अप्रूव इंटरमीडिएटरी के पास, और उस अप्रूव इंटरमीडिएटरी के थ्रू किसी बोरोवर ने उसे बोरो किया। तो इस केस में यहाँ पे जो सर्विस है वो लेंडर डायरेक्टली बोरोवर को नहीं दे रहा है, एक इंटरमीडिएटरी के थ्रू दे रहा है। अब वो इंटरमीडिएटरी कौन है? इंटरमीडिएटरी इज़ एन अप्रूव्ड इंटरमीडिएटरी, इज़ अ पर्सन ड्यूली रजिस्टर्ड बाय द सेबी। तो इस केस में मुझे अगर मेरे पास कोई सिक्योरिटीज़ है, अब मुझे लग रहा है कि चलो मैं इसे लैंडिंग के लिए अवेलेबल करता हूँ, तो मैं जो अप्रूव इंटरमीडिएटरी है उनको इन्फॉर्म करूँगा कि मेरे पास ये सिक्योरिटीज़ है, और मैं उनको ये सिक्योरिटीज़ की डिटेल दूँगा, और फिर वो उसके लिए जो पोटेंशियल बोरोवर है वो सर्च करेंगे या बोरोवर्स की जो रिक्वेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली मुझे वो डिटेल फॉरवर्ड करेंगे, और अप्रूव्ड इंटरमीडिएटरी के थ्रू मैं अपनी जो सिक्योरिटीज़ है वो किसी भी बोरोवर को दूंगा। अब बोरोवर मुझे उस सिक्योरिटीज़ के लैंडिंग चार्जेस पे करेगा। मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी सेल नहीं की, यहाँ पे टाइटल ट्रांसफ़र नहीं किया, तो इस केस में जो एक्टिविटी है वो सर्विस है और टैक्स भी होगी जो लैंडिंग चार्जेस मैं रिसीव करूँगा। अब जो अप्रूव्ड इंटरमीडिएटरी है
वो जो सिक्योरिटीज़ हैं वो बोरोवर को लेंड करता है। यहाँ पे जो लेंडिंग एक्टिविटी है वो लेंडर डायरेक्टली नहीं कर रहा, बट वो लेंडर अपने सिक्योरिटीज़ को अप्रूव इंटरमीडिएटरी के पास डिपॉजिट कर रहा है और अप्रूव इंटरमीडिएटरी आगे बोरोवर को दे रहे हैं। और इस केस में लेंडर को उन सिक्योरिटीज़ के ऊपर लेंडिंग चार्जेस मिल रहे हैं। जो लेंडिंग पीरियड है वो कंप्लीट होने के बाद वो सिक्योरिटीज़ वापस लेंडर को मिल जाएंगे। सो इन दैट केस जो लेंडिंग चार्जेस लेंडर अर्न कर रहा है उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पे अब एक सर्कुलर इशू हुआ है जो इस रिवर्स चार्ज की जो एंट्री है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को क्लियर कर रहा है। पहला पॉइंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि ये जो एक्टिविटी है यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ है उसका डिस्पोजल नहीं हो रहा है, वो सिक्योरिटीज़ हम सिर्फ लेंडिंग कर रहे हैं, उसकी जो ओनरशिप है और वो वापस लेंडर के पास ही आने वाला है। यहाँ पे लेंडिंग चार्जेस जो अर्न हो रही है वो एक सर्विस है और उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सो बेसिकली ये जो सर्कुलर है, अब आपको सर्कुलर में हमें जो की पॉइंट्स है वही देखने हैं। मैंने आपकी बुक में थोड़ा डिटेल दिया है, बट आपको जो की पॉइंट्स है सिर्फ उसी को ध्यान रखना है। आपको ऐसा पूरा सर्कुलर मेमोराइज़ नहीं करना है, याद नहीं करना है। अब ये सर्कुलर इस ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि ट्रांजैक्शन क्या है और इसमें क्या एक्टिविटी हो रही है और उस केस में इसे हमें कैसे टैक्स करना है। द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड ऑर्डर मैचिंग मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाय द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। सो हमने देखा था जो इंटरमीडिएटरी है वो एक अप्रूव्ड होना चाहिए सेबी के थ्रू, और उस केस में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो स्क्रीन बेस हो रहा है। मीन्स यहाँ पे जो लेंडर है वो बोरोवर है, फेस टू फेस नहीं मिल रहे और वो एक दूसरे को नहीं जानते। सो इन दैट केस यहाँ पे जो लैंडिंग एक्टिविटी है वो एक सर्विस है और यहाँ पे लैंडिंग एक्टिविटी पे जो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा वो 18% से एप्लीकेबल होगा, जो नॉर्मल सर्विसेज का टैक्स रेट है। सो इस केस में अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है, समराइज्ड वे में मैं आपको ये सर्कुलर करवा रहा हूँ, दैट इज़ फॉर द पीरियड 1 जुलाई 2017 टू 30 सितंबर 2019, मतलब जिस टाइम पे ये सर्कुलर इशू हुआ उसके पहले का जो पीरियड है उस पूरे पीरियड में इसे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स किया गया। यहाँ पे जो लेंडर है उन लेंडिंग चार्जेस के साथ जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। और जब से ये नोटिफिकेशन के थ्रू अमेंडमेंट किया गया और इस एक्टिविटी को रिवर्स चार्ज में कवर किया गया, तब से इस पे बोरोवर को पे करना है। तो वो बोरोवर को जो पे करना है वो कब से, 1 अक्टूबर 2019 से पे करना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो स्क्रीन बेस्ड एक्टिविटी है तो यहाँ पे जो टैक्स एप्लीकेबल होगा वो आईजीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे इतने ट्रांजैक्शंस होते हैं तो हर ट्रांजैक्शन में उनकी प्लेस ऑफ सप्लाई को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आईजीएसटी के अंदर कवर कर लिया कि द नेचर ऑफ जीएसटी टू बी पेड शैल बी आईजीएसटी अंडर आरसीएम। तो इस केस में जो प्लेस है वो सप्लायर का और जो बोरोवर है वो आइडेंटिफाई करके हमें उसमें सीजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा वो नहीं देखना है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा एट द रेट ऑफ 18%। नाउ मूविंग टू सेक्शन 10। अब हमारा यहाँ तक सेक्शन 9 कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन 9 में जो दो मेन प्रोविज़न है आपके 9(3) जिसके अंदर रिवर्स चार्ज के हमने प्रोविजंस देखे, और 9(5) जिसके अंदर जो 3 सर्विसेज थी, तो वो 3 सर्विसेज तो हमने 9(5) के साथ ही देख ली थी, और 9(3) की जो रिवर्स चार्ज की लिस्ट थी वो हमने अभी देख ली। अब इस प्रोविज़न के जस्ट बाद मैंने एक टेबल दिया है जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, आप लोग वो कंप्लीट कर लेंगे और कोई भी क्वेरीज़ है मुझे पूछ लेंगे। नाउ सेक्शन 10 अब भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पहले आपको सेक्शन 10 का जो पूरा कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर हम प्रोविजंस पे जाएंगे। चलिए, अब आप सबसे पहले ये सेक्शन 10 क्या है और क्यों इम्प्लीमेंट किया गया और इसका स्कोप क्या है ये समझना ज़रूरी है। सेक्शन 10 के ऊपर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है और हम देखते हैं डे टू डे बिज़नेस में और बहुत जगह पे बहुत सारे लोग ये प्रोविज़न के अंदर रजिस्टर्ड हैं और इस प्रोविज़न के अंदर टैक्स पे कर रहे हैं।
अब मैं आपको एक सिंपल कंसेप्ट पहले समझाता हूँ, फिर हम प्रोविजंस में जाएंगे। दैट इज़, नॉर्मल बिजनेस में अगर मैं कोई भी आउटपुट सप्लाई कर रहा हूँ तो उस केस में मुझे आउटपुट सप्लाई पे टैक्स कलेक्ट करना है, और मैंने जो इनपुट्स पे टैक्स पे किया उन इनपुट्स का जो टैक्स है वो मुझे अपने आउटपुट के टैक्सेस के सामने सेट ऑफ कर लेना है, और जो डिफरेंस का जो टैक्स है वो मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। जो कंसेप्ट हमारा क्रेडिट का कंसेप्ट है, जो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। बट अब इस एक्टिविटी को मुझे अगर करना है, मीन्स मुझे क्रेडिट लेनी है और मुझे अपना जो आउटपुट है उसका टैक्स कलेक्ट करके क्रेडिट लेके अपना रिटर्न फाइल करना है, तो मुझे अपने इनपुट्स की सारी डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी, सारे रिकॉर्ड, सारे बिल्स, अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। और मैं अपने आउटपुट के जो भी सप्लाई कर रहा हूँ उसके ऊपर भी जो मैं टैक्स कलेक्ट कर रहा हूँ उसका जो बिल है वो अपने जो रिसिपिएंट्स हैं, जो मुझसे आगे गुड्स परचेज कर रहे हैं, उनको मैं दे रहा हूँ, और वो भी आगे शायद क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं। बट प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि बहुत सारे छोटे ट्रेडर्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, और ये खास करके आपके घर के आसपास आप कहीं पे भी देखोगे तो छोटी डेयरी है, किराना की दुकान है, या फिर कोई भी छोटी मोटी जो रिटेल शॉप्स हैं, उन केस में वो जो बिजनेसमैन हैं, वो जो बिज़नेस एक्टिविटी कर रहे हैं, वहाँ पे उनका जो बिज़नेस का पूरे ईयर का जो टर्नओवर है, जो एक्टिविटी है, वो बहुत लिमिटेड है। अब यहाँ पे उन लोगों का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन की लिमिट से ज़्यादा है, जो 40 लाख या 20 लाख है। अब उस केस में मैं आपको इस प्रोविज़न के लिए 20 लाख की लिमिट ही आप अभी एक बार कंसिडर करिए। 40 लाख की लिमिट भी है, वो कुछ स्टेट्स के लिए है और कुछ जगह पे है, वो हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में देखेंगे। अभी आप एक बार कंसेप्ट को समझने के लिए 20 लाख की लिमिट को ध्यान रखिए कि नॉर्मली अगर 20 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर होता है तो हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब उनका बिज़नेस जो है वो पूरे साल में फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ रुपीज़ का टर्नओवर है। अब 1 करोड़ रुपीज़ का टर्नओवर है तो ऑब्वियसली 20 लाख से ज़्यादा है, और 20 लाख से ज़्यादा है तो उनको उस एक्टिविटी के ऊपर जीएसटी में रजिस्टर करना और उसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना लायबल बनता है। बट ज़्यादातर जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, रिटेल शॉप्स हैं, वहाँ पे जो बिज़नेस कंडक्ट कर रहे हैं, जो पर्सन बिज़नेस मैनेज कर रहे हैं, वो इतने एजुकेटेड नहीं हैं कि वो सभी रिकॉर्ड्स और रिटर्न्स और अकाउंट्स मेंटेन कर सकें। सेकंड सबसे बड़ा इशू है, जो प्रैक्टिकल पॉइंट है, कि अगर मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ और मेरा बिज़नेस का टर्नओवर 1 करोड़ या 1.25 करोड़ है, तो उस केस में मेरा अगर प्रॉफिट देखा जाए, जो रिटेल बिजनेसेस हैं, जो जनरल बिजनेसेस हैं, उनमें सो दैट्स अमाउंट टू 6 to 7% और एवरेज 8%। तो इस केस में अगर मैं 1 करोड़ का भी टर्नओवर कर रहा हूँ तो पूरे साल में मैं मैक्सिमम 8 to 9 लाख रुपीज़ अर्न कर रहा हूँ। अब उस 8 to 9 लाख रुपीज़ में अगर मैं अपने बिज़नेस के अकाउंट्स को मेंटेन करना है, मुझे उसके रिटर्न्स जीएसटी के फाइल करने हैं, मुझे क्रेडिट क्लेम करनी है, तो मुझे उसके लिए एक सॉफ्टवेयर, एक अकाउंटेंट की ज़रूरत है। और अगर मैं वो सॉफ्टवेयर, वो अकाउंटेंट सब मेंटेन करने जाऊंगा तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 50% अप्रॉक्सीमेटली तो अकाउंट्स मेंटेन करने में, रिटर्न फाइल करने में और सॉफ्टवेयर रखने में खर्च हो जाएगा। अब यहाँ पे जो छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे ट्रेडर्स हैं, उनका बिज़नेस लिमिटेड है, प्रॉफिट लिमिटेड है, तो उसके लिए ये एक स्कीम रखी गई, दैट इज़ कंपोजिशन लेवी। अब ये जो सेक्शन 10 है ये एक ऑप्शनल स्कीम है, कंपलसरी नहीं है, पहली बात। तो ये जिसको ऑप्ट करना है वो ऑप्ट कर सकते हैं, जिनको नहीं करना है नहीं करेंगे, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स अगर मैं एक छोटा बिजनेसमैन हूँ और मैं अपने अकाउंट्स मेंटेन कर सकता हूँ, रिकॉर्ड्स मेंटेन करके, क्रेडिट क्लेम करके अपना आउटपुट मेंटेन कर सकता हूँ, तो फिर ये स्कीम मैं ऑप्ट नहीं करूँगा। बट ये स्कीम मैं कब ऑप्ट करूँगा कि मैं छोटा बिज़नेस कर रहा हूँ बट मैं अपने बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ है उसके रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स मेंटेन करना मेरे लिए बहुत टफ़ है। दूसरा, उसको मेंटेन करने जाऊँगा तो मुझे खर्चे ज़्यादा होंगे। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम में सिंपल सा क्या कहा कि आप अपने इनपुट्स की क्रेडिट मत लीजिए। तो जितना भी आपको इनपुट में टैक्स लग रहा है वो सीधा आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। आपको इनपुट्स के क्रेडिट क्लेम करना नहीं है, और सिंपल सी बात है, अगर मुझे क्रेडिट क्लेम नहीं करना है तो मुझे बहुत डिटेल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, अगर मैं अपनी क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ
तो फिर सामने क्या हुआ कि मुझे जो टैक्स कलेक्ट करना है या जो मेरा टैक्स चार्ज होगा वो एक बहुत लो रेट पे टैक्स चार्ज किया गया, दैट इज़ नॉर्मली 1%। अगर हम अभी यहाँ पे ध्यान रखें तो वो 1% है। तो मैं जो भी आउटपुट करूँगा उसका 1% मुझे पे करना है और मुझे इनपुट की क्रेडिट नहीं लेनी है। तो इस केस में एक छोटे बिजनेसमैन को आपने अकाउंटिंग रिटर्न फाइलिंग के जो वर्क है क्रेडिट के रिकॉर्ड मेंटेन करना है उससे फ्री कर दिया। ऑब्वियसली 20 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर है तो आप उसे रजिस्टर करेंगे और उससे टैक्स कलेक्ट करने के लिए लायबल करेंगे। बट अब यहाँ पे इफ़ेक्ट क्या आई, आप इसे ध्यान से समझना कि मैंने अपने जितने भी आउटपुट किए उसके ऊपर 1% टैक्स पे कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने 1 करोड़ का टर्नओवर किया तो 1 करोड़ के ऊपर मैं 1 लाख रुपीज़ का टैक्स पे कर दूंगा और मैं कोई इनपुट क्रेडिट क्लेम नहीं करूँगा। तो इस केस में गवर्नमेंट के पास टोटल रेवेन्यू क्या आ गया, जो मैंने अपने आउटपुट के ऊपर 1% पे किया वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू आ गई, गवर्नमेंट के पास जो टैक्स कलेक्ट हो गया। सेकंड, मैंने जो अपने इनपुट्स का क्रेडिट क्लेम नहीं किया, अगर मैंने इनपुट्स का क्रेडिट क्लेम नहीं किया है तो इसका मतलब वो अमाउंट का जो टैक्स है वो पूरा गवर्नमेंट के पास रह गया। अब गवर्नमेंट उसे आगे कैरी फॉरवर्ड करना अलाउ नहीं कर रही है। सो इस केस में जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको अकाउंट्स मेंटेन करना, क्रेडिट के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, रिटर्न फाइलिंग करने के जो वर्क है उसको सिंप्लीफाई कर दिया कि आउटपुट का 1% पे कर दो और इनपुट की क्रेडिट आप क्लेम मत करो। बट ये स्कीम के अंदर कई कंडीशंस और कई रिस्ट्रिक्शंस रखी गई। अब हमें वो प्रोविजंस के अंदर वो कंडीशन और रिस्ट्रिक्शंस देखनी है। मतलब अगर मुझे ये स्कीम ऑप्ट करना है तो मुझे वो सारी कंडीशन और रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं वो फॉलो नहीं करता हूँ तो फिर मैं ये स्कीम के अंदर नहीं जा सकता हूँ। ये स्कीम एक ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। प्राइमरी ये स्कीम सिर्फ गुड्स के लिए था। मतलब अगर मैं सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा हूँ तो ये स्कीम मैं ऑप्ट कर सकता हूँ। मैं अगर सप्लाई ऑफ सर्विस या फिर मैं सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस दोनों कर रहा हूँ तो उस केस में ये स्कीम मैं ऑप्ट नहीं कर सकता हूँ। बट फर्दर इन्होंने अमेंडमेंट करके सर्विस की एक पर्टिकुलर अमाउंट को अलाउ किया है, वो हम आगे प्रोविज़न में अभी देखेंगे। सो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहला पॉइंट कि ये स्कीम ऑप्शनल है। दूसरा, ये स्कीम प्राइमरीली सप्लाई ऑफ गुड्स से रिलेटेड है। एंड तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई की एक्टिविटीज़ के लिए ही है। अगर मैं इंटर स्टेट एक्टिविटी कर रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे ये स्कीम ऑप्ट करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सो इन दैट केस ये जो प्रोविज़न है सेक्शन 10 ये आपका CGST एक्ट में आएगा, बट इससे सिमिलर प्रोविज़न आपको IGST एक्ट में नहीं मिलेगा। नॉर्मली CGST एक्ट के जितने प्रोविजंस हैं वो सिमिलर IGST एक्ट में हैं। जैसे हमने देखा सेक्शन 9 लेवी है CGST एक्ट में, तो वहाँ पे सेक्शन 5 IGST एक्ट में लेवी का प्रोविज़न है। सेकंड, जैसे यहाँ पे आपको एग्जेम्पशन का सेक्शन है वैसे ही IGST एक्ट में एग्जेम्पशन का सेक्शन है। और बाकी जितने प्रोविज़न CGST एक्ट के हैं वो सेम प्रोविजंस IGST एक्ट के लिए एप्लीकेबल होते हैं। बट सेक्शन 10 जो प्रोविज़न है वो पर्टिकुलरली सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए ही है। तो जो पर्सन सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, एक छोटा ट्रेडर है, बट अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है तब वो पर्सन ये स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाएगा और उसको कंपलसरी नॉर्मल स्कीम में ही रहना पड़ेगा और जो नॉर्मल आउटपुट के ऊपर के टैक्स रेट्स हैं वो पे करने हैं और इनपुट्स का क्रेडिट भी लेना है। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कि जो आउटपुट मैं कर रहा हूँ और आउटपुट पे जो मुझे 1% पे करना है वो मैं कंज्यूमर से कलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, वो मुझे मेरे पॉकेट से पे करना है। मीन्स अगर मैंने 1 करोड़ रुपीज़ का टर्नओवर किया तो वो 1 करोड़ रुपीज़ एक्सक्लूडिंग टैक्स है। वहाँ पे वो 1 करोड़ रुपीज़ वैल्यू पे मैं कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। मीन्स 1 करोड़ प्लस 1 लाख नहीं है, तो वहाँ पे वो पूरा अमाउंट सिर्फ 1 करोड़ की सप्लाई है। अब मुझे 1 लाख मेरे पॉकेट से पे करना है। ये एक बहुत यूनिक पॉइंट आ गया क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में हर जगह पे जो भी टैक्स पे करना होता है वो सप्लायर को रिसिपिएंट से कलेक्ट करके पे करना है। अगर सप्लायर ने गलती से रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट नहीं किया तो उस केस में जो अमाउंट सप्लायर ने रिसीव की उसे इंक्लूडिंग टैक्स ही माना जाएगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 100 रुपीज़ के गुड्स सेल किए और उस 100 रुपीज़ के गुड्स के ऊपर मुझे 10 रुपीज़ का टैक्स कलेक्ट करना था, दैट इज़ 110 रुपीज़ अपने कस्टमर से कलेक्ट करना था, बट मैं गलती से 10 रुपीज़ कलेक्ट करना भूल गया और मैंने सिर्फ 100 रुपीज़ ही कलेक्ट किए। अब इस केस में, नॉर्मल केसेस में, वो 100 रुपीज़ इंक्लूडिंग टैक्स माना जाता है और वहाँ पे हम उसे वर्क बैक करते हैं और उस केस में आपका जो अमाउंट है दैट इज़ 91 रुपीज़ जितना आपका अमाउंट आपकी रेवेन्यू है और बाकी का जो 9 रुपीज़ है वो टैक्स के तौर पे करना रहेगा। सो उस केस में अगर मैं कलेक्ट करना भूल भी गया तो भी उसे इंक्लूडिंग टैक्स मान के वर्क बैक करा जाएगा और उस अमाउंट को टैक्स के तौर पे किया जाएगा। बट कंपोजिशन स्कीम कह रहा है कि आपको जो टैक्स पे करना है वो कंज्यूमर से आप कलेक्ट ही नहीं कर सकते, आपको वो 1% का टैक्स खुद की पॉकेट से पे करना है और आपको क्रेडिट भी नहीं मिलने वाली है। सो इन दैट केस ये स्कीम एक तरह से देखा जाए तो डायरेक्ट टैक्स हो जाता है। मैं इसे नॉर्मली डायरेक्ट टैक्स कहता हूँ क्योंकि यहाँ पे आप अपने पॉकेट से पे कर रहे हैं, कंज्यूमर से कलेक्ट करके पे नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली पे कर रहे हैं। कंपोजिशन स्कीम के अंदर सप्लाई चेन ब्रेक हो जाती है क्योंकि मैंने जिससे गुड्स खरीदा मैं उस टैक्सेस का क्रेडिट अपने आउटपुट के 1% के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकता हूँ। सेकेंड, मैंने जो 1% टैक्स पे किया वो 1% का टैक्स का क्रेडिट मेरा रिसिपिएंट भी कैरी नहीं कर सकता है। तो इस केस में जो सप्लाई चेन है पूरी वो ब्रेक हो जाती है और जो क्रेडिट है वो कंपोजिशन डीलर की कॉस्ट में आ जाता है, जो टैक्स है इनपुट का, और आउटपुट का जो टैक्स है वो भी उससे बियर करना है। सो दोनों टैक्स कंपोजिशन डीलर को ही बियर करने हैं, बट उसका एडवांटेज उसे ये मिल रहा है कि उसे अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स डिटेल में मेंटेन नहीं करने क्योंकि क्रेडिट्स नहीं लेनी। अब यहाँ पे चलिए हम अब प्रोविज़न को देखते हैं और प्रोविज़न के अंदर की जो कंडीशंस हैं वो आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम में कंपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, वो रजिस्ट्रेशन और रिवर्स चार्ज और कंपोजिशन के मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब हम सेक्शन 10 हमारा जो कंपोजिशन स्कीम है दैट इज़ कंपोजिशन लेवी, तो दैट इज़ सेक्शन 10 ऑफ द CGST एक्ट। सेक्शन 10(1) नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन इन दिस एक्ट, मीन्स ये एक ओवर राइडिंग प्रोविज़न हो गया। अब यहाँ पे जो पर्सन कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहा है तो वहाँ पे उसे दूसरे प्रोविजंस कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे। हाँ, अब यहाँ पे आपको 9(3) और 9(4) का रिवर्स चार्ज पे करना है। कंपोजिशन स्कीम के अंदर आपके आउटपुट पे टैक्स आपको कंज्यूमर से कलेक्ट नहीं करना है, 1% आपको आपके पॉकेट से पे करना है। बट इनपुट के केसेस में जो नॉर्मल टैक्स रेट्स हैं जो सप्लायर आपसे कलेक्ट करेगा वो आपको पे करना है। अगर आपने कोई सप्लाई रिसीव की जो रिवर्स चार्ज में आती है तो उस केस में आपको वो रिवर्स चार्ज का भी टैक्स पे करना पड़ेगा जो 9(3) या 9(4) में आता है। तो उस केस में आपको दोनों टैक्सेस मीन्स जो नॉर्मल सप्लाई पे इनपुट्स पे जो आप टैक्स पे कर रहे हैं वो तो आप करेंगे और रिवर्स चार्ज में भी 9(3) का टैक्स पे करेंगे, 9(4) का टैक्स पे करेंगे और उनके टैक्सेस का क्रेडिट आपको आउटपुट पे नहीं मिलेगा बट आउटपुट का 1% आपको अलग से पे करना रहेगा। अब बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 and 4 ऑफ सेक्शन 9, मीन्स सेक्शन 10(1) एक ओवर राइडिंग प्रोविज़न है और वो कह रहा है कि आपको दूसरे जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं वो फॉलो नहीं करने हैं सेक्शन 10 अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बट आपको 9(3) का अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो आपको पे करना पड़ेगा, 9(4) का रिवर्स चार्ज अगर आपको एप्लीकेबल है तो पे करना पड़ेगा। दैट इज़ a registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 50 लाख। अब ये 50 लाख वाला पॉइंट आप कट कर देंगे, ये मैंने यहाँ पे रेड किया हुआ है। ये अभी प्रोविज़न में सेक्शन 10 के अंदर ये 50 लाख जब आया था इनिशियली तब ये 50 लाख की लिमिट थी, बट अभी हमें ये 50 लाख की लिमिट को इग्नोर करना है। अभी जो 50 लाख रुपीज़ की जो लिमिट है इससे रिलेटेड एक प्रोविजो मेंशन किया है सेक्शन 10(1) में और ये प्रोविजो कहता है कि provided that the government may by notification increase the said limit of 50 lakh
to such higher amount not exceeding 1.5 crore as may be recommended by the council। इसका मतलब ये इनिशियली 50 लाख की लिमिट जब ये प्रोविज़न आया था तब उसमें लिमिट थी कि अगर कोई भी डीलर है या बिजनेस पर्सन है जिसका टर्नओवर 50 लाख से एक्सीड कर जाता है तो उस केस में ये स्कीम वो ऑप्ट नहीं कर पाएगा। बट प्रोविजो में पावर दी हुई है कि गवर्नमेंट इस लिमिट को इंक्रीज़ कर सकती है, और वो इंक्रीज़ कितना कर सकती है वो लिमिट ये प्रोविजो में दिया हुआ है, दैट इज़ 1.5 करोड़। तो बेसिकली वो 50 लाख अब हमें इग्नोर करना है। अब हमें ये देखना है कि जो मैक्सिमम क्या लिमिट अवेलेबल है। अब जो मैक्सिमम लिमिट अवेलेबल है दैट इज़ 1.5 करोड़। नाउ दैट इज़ द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इंक्रीज द सेड लिमिट टू सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1.5 करोड़। अब यहाँ पे ध्यान रखना है नॉट एक्सीडिंग बोला, मतलब ये 1.5 करोड़ की जो लिमिट है ये मैक्सिमम लिमिट है जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कंपोजिशन स्कीम के लिए। बट अगर गवर्नमेंट को 1.5 करोड़ से ज़्यादा की लिमिट नोटिफाई करनी है तो उसके लिए पहले इनको ये सेक्शन का प्रोविजो अमेंड करना पड़ेगा और उसके अंदर ये जो लिमिट है उसको इंक्रीज़ करना होगा, और फिर उसके बाद वो पर्टिकुलर जो अमाउंट है उस लिमिट के अंदर वो नोटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोविजो है वो गवर्नमेंट को एक मैक्सिमम लिमिट मेंशन कर रहा है जो गवर्नमेंट कंपोजिशन स्कीम के लिए कंसिडर कर सकती है। अब यहाँ पे प्रेजेंटली गवर्नमेंट ने 1.5 करोड़ की जो मैक्सिमम लिमिट है वो नोटिफाई की हुई है। तो कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो पर्सन है अगर उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड हो जाता है तो वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाएगा। मीन्स अगर ऑप्ट किया हुआ है तो वो 1.5 करोड़ की लिमिट में उसकी वो स्कीम एक्सपायर हो जाएगी और उसके बाद उसको नॉर्मल जो टैक्स रेट है वो पे करना है और इनपुट क्रेडिट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। So, a registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed 1.5 crore may opt to pay। may opt means ये एक ऑप्शनल स्कीम है, कंपलसरी नहीं है, जिसे ज़रूरत है वो ऑप्ट कर सकता है। हाँ, बट उसके लिए उसकी टर्नओवर एक पर्टिकुलर लिमिट से कम होनी चाहिए। अगर उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो वो ऑप्ट कर ही नहीं सकता है। नाउ may opt to pay in lieu of tax payable by him under section 9(1)। मैंने आपको जो कहा था कि 9(1) फॉरवर्ड चार्ज है, सप्लायर कलेक्ट करता है रिसिपिएंट से और गवर्नमेंट को पे करता है। वैल्यू कंसिडर करते हैं हम सेक्शन 15 के अकॉर्डिंगली। जो मैक्सिमम टैक्स रेट है वहाँ पे वो प्रिस्क्राइब्ड है 40%, और उस केस में जो टैरिफ के अंदर जो भी गुड्स के टैक्स रेट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वो टैक्स पे करता है। बट यहाँ पे हम कह रहे हैं इन ल्यू ऑफ टैक्स पेबल बाय हिम अंडर सेक्शन 9(1), मतलब अब उसे 9(1) के जो टैक्स रेट्स हैं वो पे नहीं करने। इसका मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक प्रोविज़न स्टोर है मेरा और उस प्रोविज़न स्टोर पे मैं चॉकलेट, बिस्किट, ग्रॉसरी के आइटम सेल कर रहा हूँ। अब मैंने अगर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं करी है तो उस केस में मुझे उन गुड्स के ऊपर जो नॉर्मल टैक्स रेट्स हैं टैरिफ में मेंशन है, फॉर एग्जांपल अगर चॉकलेट पे 18% का टैक्स है, बिस्किट पे 12% का टैक्स है, ग्रॉसरी आइटम्स है अगर कोई भी और उस पर रिस्पेक्टिवली 5% का टैक्स है, किसी एक आइटम पे 18% का टैक्स है, तो वो जो भी रिस्पेक्टिव गुड्स पे रिस्पेक्टिव टैक्सेस हैं वो मुझे कंज्यूमर से कलेक्ट करना है और अपने इनपुट्स के क्रेडिट लेके डिफरेंस अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना है कैश में। बट अगर मैंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर ली तो इस केस में मैं जो भी गुड सप्लाई कर रहा हूँ मुझे उसका टैक्स रेट नहीं देखना है, मुझे फ्लैट 1% टैक्स लगाना है। तो यहाँ पे हम जो टैक्स 1% लेवी कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली देखा जाए तो गुड्स के ऊपर नहीं कर रहे, वो कंपोजिशन पर्सन के ऊपर कर रहे हैं कि तुम्हारा जितना भी आउटपुट है उसका 1% तुम पे कर दो और फ्री, उसके बाद तुम्हें इनपुट क्रेडिट्स क्लेम नहीं करना है और उसके रिकॉर्ड्स भी मेंटेन नहीं करने हैं। तो इस केस में कंपोजिशन के अंदर जो टैक्स रेट पे हो रहा है वो गुड्स के टैक्स रेट्स एप्लीकेबल नहीं है, एक फ्लैट टैक्स रेट अप्लाई करना है और वो फ्लैट टैक्स रेट हमें कलेक्ट करना है और वो फ्लैट टैक्स रेट कंपोजिशन डीलर को डायरेक्टली पे करना है, कलेक्ट नहीं करना है। सो इन दैट केस
यहाँ पे मे ऑप्ट टू पे इन ल्यू ऑफ टैक्स पेबल बाय हिम अंडर सेक्शन 9(1). ये कौन कह रहा है? सेक्शन 10(1) कह रहा है कि अगर ये स्कीम ऑप्ट करते हैं तो आपको 9(1) के टैक्स पे नहीं करने, आपको सेक्शन 10 का टैक्स रेट पे करना है। एन अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड एट रेट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अब ये ध्यान रखना है, अब यहाँ से कंपोजिशन से और आगे के प्रोविजंस में आपको टाइम वैल्यू में रूल्स आएंगे, और जहाँ प्रोविजंस में एज में भी प्रिस्क्राइब मेंशन है, इसका मतलब वो डिटेल्स हमें रूल्स में रेफ़र करनी है। और यहाँ पे कंपोजिशन में जो टैक्स रेट है वो रूल 7 में दिया हुआ है। सो इन दैट केस एन अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड एट सच रेट एज में बी प्रिस्क्राइब, तो हम रूल 7 वो फर्दर देखेंगे, जो मैंने आपको 1% का है वो हम रूल 7 में देखेंगे। अब यहाँ पे फर्दर ये जो पॉइंट दिया हुआ है बट नॉट एक्सीडिंग, ये एक लिमिट है जो गवर्नमेंट ने सेक्शन के अंदर मेंशन की है, एक्ट के अंदर मेंशन की है। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट कंपोजिशन स्कीम के अंदर कोई भी टैक्स लेवी करेगी जो सप्लायर को पे करना है, वो मैक्सिमम लिमिट है। ये सेक्शन 10(1) के अंदर यहाँ पे जो बट नॉट एक्सीडिंग, इट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट, और जो एक्चुअल एप्लीकेबल लिमिट है वो आपको रूल 7 में मिलेगा। मीन्स हमें कौन सा टैक्स पे करना है, जो रूल 7 मेंशन करना है, और गवर्नमेंट कितना रेट मैक्सिमम नोटिफाई कर सकती है जो यहाँ पे सेक्शन 10(1) में मेंशन किया हुआ है। सो दैट इज़ 1% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी इन केस ऑफ अ मैन्युफैक्चरर। अब यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम के अंदर 3 कैटेगरी इन्होंने क्रिएट की। पहला, मैन्युफैक्चरर, जो पर्सन मैन्युफैक्चरर है और कंपोजिशन स्कीम के अंदर अगर ऑप्ट करता है तो उसको अपने जो टर्नओवर है उसके ऊपर 1% पे करना है। ये 1% CGST का है और 1% SGST का लगेगा, तो टोटल 2% होता है, बट ये मैक्सिमम लिमिट है। इसीलिए यहाँ पे जो टैक्स रेट के परसेंटेज हैं मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ वो 3 कैटेगरी बता देता हूँ। पहला, मैन्युफैक्चरर। दूसरा, पर्सन एंगेज इन मेकिंग सप्लाई रेफर टू इन क्लॉज B ऑफ पैरा 6 ऑफ शेड्यूल 2। आप कुछ याद आया होगा आपको, मैंने आपको शेड्यूल 2 में जब 6th पॉइंट कराया था, 5th और 6th पॉइंट, तब मैंने आपको कहा था कि ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब जो रेस्टोरेंट सर्विसेज है उनके पास ऑप्शन है कि वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। नॉर्मली मैंने आपको स्टार्टिंग में जब अभी सेक्शन 10 का इंट्रोडक्शन दिया या जो स्कीम के बारे में जब बताया, तब मैंने कहा था ये स्कीम सिर्फ गुड्स के लिए है, बट इन्होंने एक ही इन सर्विस प्रोवाइडर को ये स्कीम का ऑप्शन दिया, वो है रेस्टोरेंट सर्विसेज, दैट इज़ एज पर पैरा 6B ऑफ शेड्यूल 2। तो मैं अगर एक रेस्टोरेंट रन कर रहा हूँ तो मैं कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता हूँ, यस मैं ऑप्ट कर सकता हूँ। तो उस केस में मुझे अपने इनपुट के क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे और आउटपुट पे मुझे यहाँ पे वापस 2.5% CGST, 2.5% SGST, तो टोटल 5% टैक्स पे करना है। बट ये 5% टैक्स में बिल में चार्ज नहीं कर सकता, कंज्यूमर से कलेक्ट नहीं कर सकता। और वापस C पॉइंट, दैट इज़ 5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट इन केस ऑफ अदर सप्लायर। तो अदर सप्लायर्स के केस में इसमें सारे ट्रेडर्स आ गए, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स, गुड्स के केस में 2 ही पॉसिबिलिटी है, और हमने एक सर्विस प्रोवाइडर को अलाउ किया है जो रेस्टोरेंट सर्विसेज है। चलिए, तो अब इस केस में सेक्शन 10(1) अगर हम देखते हैं तो वो एक ओवरराइडिंग प्रोविज़न है कि आपको अगर सेक्शन 10 ऑप्ट कर रहे हैं तो सेक्शन 9 एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, अगर आप सेक्शन 10 ऑप्ट कर रहे हैं तो भी आपको 9(3) का रिवर्स चार्ज तो एप्लीकेबल है, क्योंकि वहाँ पे आप रिसिपिएंट हैं, और रिसिपिएंट नॉर्मल केसेस में जो रिवर्स चार्ज की सप्लाई रिसीव कर रहे हैं उन्हें रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। टैक्स रेट्स कितना एप्लीकेबल होगा, जो रूल 7 में दिया हुआ है, तो हमें रूल 7 का जो रेट है और जो कंडीशन है वो ध्यान रखनी है। यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम लिमिट है, ये हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सो अब जो सेक्शन 10(1) की 50 लाख की लिमिट थी उसको गवर्नमेंट ने एनहांस करके 1.5 करोड़ कर दिया है, तो अब हमें 1.5 करोड़ याद रखना है। चलिए, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप एकदम स्टार्टिंग में अच्छी तरह से टिक करके रखेंगे, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोटिफिकेशन नंबर 8/2017 जो फर्दर अमेंड हुआ। अब यहाँ पे जो पॉइंट है उसको मैं आपको एक एक करके रीड करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। A registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year
did not exceed 1.5 crore will be eligible to opt for payment of tax under the composition scheme. अब सिंपल सी बात है, अगर मुझे कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना है तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि प्रीवियस ईयर में मेरा कितना टर्नओवर था. मेरा अगर प्रीवियस ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से बिलो है तो मैं ये स्कीम ऑप्ट कर सकता हूँ. अब ये स्कीम नॉर्मली मुझे अप्रैल से ही ऑप्ट करनी पड़ेगी, मैं साल के बीच में ऑप्ट नहीं कर सकता. हम आगे जब रूल्स देखेंगे तब उसमें वो कंडीशन दी हुई है कि ये स्कीम मैं ऐसा नहीं कि बीच में कभी भी ऑप्ट किया फिर मैंने छोड़ दिया फिर वापस ऑप्ट कर लिया. ये स्कीम मुझे साल की स्टार्टिंग से लेना है और उस केस में मुझे जब ये स्कीम ऑप्ट करना है तब ये देखना है कि जो ईयर एंड हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अप्रैल का मंथ चल रहा है, अगर मुझे अप्रैल से जो नया फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए मुझे अगर कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर दैट इज़ 2019-20 में मेरा एग्रीगेट टर्नओवर कितना है. अगर उस ईयर में मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से बिलो है तो उस केस में मैं ये स्कीम ऑप्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं कर सकता. सो अब दूसरा पॉइंट कि द टर्नओवर लिमिट फॉर कंपोजिशन लेवी शैल बी 75 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. अब ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट का जो पॉइंट है वो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको थोड़ा डिस्कस किया था और एक्सप्लेन किया था. तो टोटल 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, बट यहाँ पे जो 3 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनको 1.5 करोड़ की ही लिमिट एप्लीकेबल है और बाकी के जो 8 स्टेट हैं उनके लिए 75 लाख रुपीज़ की लिमिट एप्लीकेबल है. इसका मतलब अगर मैं उन स्टेट में बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरा टर्नओवर अगर लास्ट ईयर 75 लाख रुपीज़ एक्सीड कर जाता है तो मैं कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाऊँगा, या तो फिर मैंने ऑप्ट किया हुआ है और मेरा टर्नओवर 75 लाख रुपीज़ एक्सीड कर गया तो जिस दिन से एक्सीड किया फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे मैं कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो गया और नेक्स्ट डे से मुझे नॉर्मल टैक्स रेट्स चार्ज करने हैं और मुझे अपना जो नॉर्मल टैक्स का इनपुट क्रेडिट है वो मिल जाएगा. ये सेम कंडीशन जो मैंने अभी आपको बताई वो 1.5 करोड़ के साथ भी है कि अगर मुझे ऑप्ट करना है तो मुझे प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखना पड़ेगा. अगर वो 1.5 करोड़ से बिलो है तो मैं ऑप्ट कर सकता हूँ. अगर मैंने ऑलरेडी ऑप्ट किया हुआ है और करंट ईयर में मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ एक्सीड कर जाएगा तो जिस दिन मेरा टर्नओवर एक्सीड करेगा उसके नेक्स्ट दिन से मैं नॉर्मल प्रोविज़न में आ जाऊंगा, सेक्शन 9 के अंदर आ जाऊंगा और अगले दिन से मुझे गुड्स के ऊपर अपना जो नॉर्मल टैक्स रेट है वो चार्ज करना है, कंज्यूमर से कलेक्ट करना है और मेरे पास जो इनपुट्स हैं उसका मुझे क्रेडिट भी मिलना चालू हो जाएगा. सो अब ये 8 स्टेट कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और उत्तराखंड. मैंने आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर में एक टेबल दिया है जिसमें अलग अलग लिमिट्स दी हुई है रजिस्ट्रेशन के लिए, कंपोजिशन के लिए. तो वो टेबल आप लोग ज़रूर रेफ़र करेंगे. मैं आपको उस टेबल के बेसिकली पेज नंबर को एक बार वापस बता देता हूँ, आप लोग ध्यान रखेंगे. वो पेज नंबर आपका 8.8 में एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर ये जो 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं उसका जो प्रोविज़न है वो वहाँ पे मैंने एक समराइज्ड वे में मेंशन किया है. क्यों के लिए? अब रजिस्ट्रेशन का जो नॉर्मल सेक्शन 22 है, कंपोजिशन के लिए जो लिमिट है यहाँ पे डेट इज़ 1.5 करोड़ और 75 लाख, और फिर हम आगे के भी एक दो जगह प्रोविजंस देखेंगे तो वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लिमिट हो जाती है. सभी जगह पे ये 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ऐसे कॉमन नहीं है या फिर है ना वो 11 स्टेट का जो लिमिट है सब जगह सेम नहीं है. तो वहाँ पे ये जो लिमिट है वो आपको याद रखनी पड़ेगी कि किस स्टेट्स के लिए कौन सी लिमिट है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको स्टेट का नाम देंगे और क्वेश्चन आएगा कि आप सिक्किम में बिज़नेस कर रहे हैं और आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको जो डिटेल्स देता हूँ उसके बेसिस पे आपको उसकी एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करनी है. तो ये क्वेश्चन में आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर मैं सिक्किम के स्टेट के अंदर हूँ तो मुझे 75 लाख रुपीज़ की लिमिट एप्लीकेबल है, और अगर मैं अदर स्टेट्स में हूँ तो मुझे 1.5 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल है. सो
अब एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर मेरा एक बिजनेस या एक ऑफिस स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आता है, सबसे पहली बात कि क्या मैं दो स्टेट्स में कम हूँ और दोनों स्टेट्स के अंदर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता हूँ? यस, कर सकता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये रहती है कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर आप एक ही स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। वैसी बात नहीं है। मैं कंपोजिशन स्कीम के अंदर 2 या 3 स्टेट्स में भी रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ, बट वो जो 2 या 3 रजिस्ट्रेशन है वो दोनों और तीनों रजिस्ट्रेशन जो भी हैं वो सिर्फ इंट्रा स्टेट ही सप्लाई करने चाहिए, वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करने चाहिए। और मैं उस केस में अपने ही ऑफिस के साथ स्टॉक ट्रांसफ़र या ब्रांच ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ, जो हमने शेड्यूल 1 में देखा था। अगर मैं वो करूँगा तो वो इंटर स्टेट सप्लाई में आ जाएगा और उस केस में मेरा जो कंपोजिशन स्कीम है वो विड्रॉ हो जाएगा। तो कंपोजिशन स्कीम में मैं 2 से ज़्यादा स्टेट्स में बिजनेस कर सकता हूँ, बट मेरा जो एलिजिबिलिटी देखने के लिए पहली बात एग्रीगेट टर्नओवर कंसिडर करना है। तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में जब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो टर्नओवर है वो सभी रजिस्ट्रेशन को मिला के टोटल देखा जाएगा। दूसरा, मैं अलग अलग स्टेट्स में कर सकता हूँ, बट वो जितने भी रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई करेंगे, उसी स्टेट में सप्लाई करेंगे, दूसरे किसी स्टेट में वो सप्लाई नहीं कर सकते। और अगर मैंने एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हूँ और एक मैं अदर स्टेट में हूँ, नॉर्मल स्टेट में हूँ, तो क्या होगा? मीन्स एक एग्जांपल, मैं अगर गुजरात में भी बिज़नेस कर रहा हूँ और मेरा अरुणाचल प्रदेश में भी बिज़नेस है, सेम पैन नंबर पे मेरे 2 रजिस्ट्रेशन है और मैं अगर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करता हूँ तो उस केस में मेरे लिए क्या लिमिट एप्लीकेबल होगी? मैक्सिमम लिमिट। तो वो मेरे लिए 75 लाख रहेगी दोनों रजिस्ट्रेशन को मिला के। तो इस केस में अगर मेरा 75 लाख से ज़्यादा टर्नओवर होता है तो मेरा कंपोजिशन स्कीम ख़त्म हो जाएगा। ये जो स्कीम है वो स्टेट वाइज एप्लीकेबल नहीं है कि मैंने गुजरात वाले रजिस्ट्रेशन के लिए कंपोजिशन स्कीम ली और उसका 1.5 करोड़ है और अरुणाचल प्रदेश के लिए 75 लाख है। यहाँ पे जो हमें लिमिट कंसिडर करनी है जो स्कीम ऑप्ट करने के लिए, वो एग्रीगेटली देखनी है। मीन्स मेरे एक पैन नंबर पे जितने रजिस्ट्रेशन हैं उन सभी का टर्नओवर मिला के टोटल देखना है। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मैं अगर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहा हूँ तो मेरे जितने रजिस्ट्रेशन हैं उन सभी रजिस्ट्रेशन को एक साथ कंपोजिशन में आना होगा। अगर एक भी रजिस्ट्रेशन मेरा कंपोजिशन स्कीम फॉलो नहीं कर रहा है या कंपोजिशन स्कीम की कंडीशन को वायलेट करता है तो मेरे बाकी रजिस्ट्रेशंस भी ऑटोमेटिकली कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे। सो इन दैट केस कंपोजिशन स्कीम के अंदर मैं हूँ तो पूरा अंदर हूँ या तो पूरा बाहर हूँ। मेरे 2-3 रजिस्ट्रेशन या एक रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन में एक रजिस्ट्रेशन नॉर्मल, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। और इस केस में मुझे जो रजिस्ट्रेशन के लिए तो हमारा जो नॉर्मल लिमिट है वही रहेगा। मीन्स अगर आज मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरी टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर गई तो फिर मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है। अब रजिस्ट्रेशन कराते वक्त मुझे चॉइस है कि मैं नॉर्मल रजिस्ट्रेशन रखूं या फिर मैं सेक्शन 10 ऑप्ट कर लूं। दूसरी बात, मैं सेक्शन 10 ऑप्ट करता हूं, इससे मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर पे या मेरे रजिस्ट्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक ऑप्शन है जो मैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ऑप्ट कर सकता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन के अंदर एक ऑप्शन आता है कि आप जो रजिस्ट्रेशन है तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं या नहीं। अगर मैं नहीं करता हूँ तो मैं नॉर्मल टैक्स रेट पे करूँगा और इनपुट क्रेडिट क्लेम करूँगा। मैं किसी के भी रजिस्ट्रेशन नंबर से ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूँ कि वो पर्सन कंपोजिशन स्कीम के अंदर है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर उसका अलग नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर का जो क्राइटेरिया है, जो इशू होता है, वो सबके लिए सेम है। यहाँ पे सिर्फ हमें ऑप्ट करते वक्त एक चॉइस है। सो इस केस में जब मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो उसकी जो लिमिट है जो सेक्शन 22 में हम देखेंगे वो तो सबके लिए नॉर्मल है। अब रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद मेरे पास चॉइस है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन या बाद में कि मैं कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करूँ या नहीं करूँ। अगर मैंने ऑप्ट कर ली तो कितने टर्नओवर तक ये स्कीम मैं अवेल कर सकता हूँ और कितने टर्नओवर के बाद ये स्कीम मेरे लिए अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो 1.5 करोड़ की लिमिट दी हुई है या 75 लाख की रुपीज़ की जो लिमिट दी हुई है, ये मैक्सिमम लिमिट है कि जो एक पर्सन इस स्कीम के अंदर टर्नओवर कर सकता है। और यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर वर्ड यूज़ किया है एलिजिबिलिटी के लिए।
तो एग्रीगेट टर्नओवर में मेरे जितने रजिस्ट्रेशन हैं उन सभी का टर्नओवर काउंट करेंगे, और अगर मैं 2 स्टेट्स में हूँ और एक स्टेट अगर स्पेशल कैटेगरी है उसमें से, तो मुझे लोअर लिमिट कंसिडर करनी होगी, ना कि हायर लिमिट। अब आपको ये 8 स्टेट्स के नाम याद रखने हैं। अब इसमें से जो 3 स्टेट हैं, जो 3 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स नेमली हिमाचल प्रदेश, आसाम एंड जम्मू एंड कश्मीर, उनके लिए आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ है, जो दूसरे स्टेट्स के लिए है। और आपकी जो 8 स्टेट्स हैं इनके लिए टर्नओवर 75 लाख है। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा कि जो जम्मू एंड कश्मीर का पॉइंट है, वहाँ पे अमेंडमेंट था लास्ट ईयर, जो गवर्नमेंट ने उसमें 370 आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया। तो उस केस में अब जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बात कर रहे हैं। और मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपका नॉर्मल स्टेट, यूनियन टेरिटरी और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब हम यहाँ पे जो लिमिट्स देख रहे हैं वो बेसिकली स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की लिमिट है। तो इस केस में अगर यूनियन टेरिटरी में कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है और यूनियन टेरिटरी में वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करता है, तो उसके लिए जो नॉर्मल 1.5 करोड़ की लिमिट है वही एप्लीकेबल होगी। यहाँ पे जो 75 लाख की लिमिट है ये सिर्फ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए है, वो भी सिर्फ 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट। अब यहाँ पे जो अमेंडमेंट है जम्मू एंड कश्मीर का, वो मैं आपको अमेंडमेंट्स में कवर करूँगा और उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो फिर वहाँ पे मैं कवर करूँगा। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये 2 लिमिट है, स्पेशल कैटेगरी के लिए 75 लाख और अदर स्टेट्स के लिए 1.5 करोड़। सो नाउ अब हमें ये ध्यान रखना है कि कंपोजिशन स्कीम सिर्फ गुड्स के लिए है। बट अब ऐसा होता है कि प्रैक्टिकली अगर मैं एक सप्लाई कर रहा हूँ गुड्स का और मुझे उस सप्लाई ऑफ गुड्स से रिलेटेड कंज्यूमर को थोड़ी बहुत सर्विस भी देनी पड़ रही है, तो उस केस में मैंने थोड़ी सी सर्विस दी और उसके कारण मैं अपना कंपोजिशन स्कीम का जो ऑप्शन है वो विड्रॉ करना पड़ रहा है, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम सिर्फ गुड्स के लिए है, सर्विसेज के लिए नहीं है। तो यहाँ पे ये जो प्रोविज़न है ये बहुत हार्श हो जाता था। तो गवर्नमेंट ने फिर इसमें अमेंडमेंट करके सर्विस को अलाउ किया कि अगर आप सेक्शन 10 ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पे आप थोड़ी बहुत सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट उसकी एक लिमिट मेंशन की गई। तो उस लिमिट तक अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो ठीक है, बट उससे अगर आप ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो ये स्कीम आपके लिए अवेलेबल नहीं है। अब ये ध्यान रखना है कि जो रेस्टोरेंट की सर्विस है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट कंपोजिशन में अलाउड है। हमें यहाँ पे जो लिमिट कंसिडर करनी है उसके लिए रेस्टोरेंट वाली सर्विस को हम नहीं कंसिडर कर रहे, वो तो कंपोजिशन में अलाउ है। रेस्टोरेंट के सिवाय जो दूसरी सर्विसेज हम देते हैं अगर कोई, तो वो सर्विसेज के लिए हमें ये लिमिट मिल रही है। अब ये लिमिट क्या कह रहा है, बेसिकली ये भी सेक्शन आपकी जो 10 है 10(1), उसी का एक सेकेंड प्रोविजो ऐड हुआ, that is further provided that a person who opts to pay tax under clause A or clause B or clause C, जो हमने देखा था clause A, clause B और clause C, that is ये clause A, clause B और clause C, a manufacturer, a restaurant और a other supplier। हाँ, बट ये टैक्स रेट हमें रूल 7 के अकॉर्डिंगली देखने हैं। सो उस केस में may supply services other than those referred in clause B, जो मैंने अभी आपको कहा कि रेस्टोरेंट सर्विसेज तो ऑलरेडी कंपोजिशन में अलाउड है, तो उसके सिवाय अगर मैं कोई दूसरी सर्विस भी थोड़ी बहुत देता हूँ तो वो कंपोजिशन में अलाउ की गई है और उसके लिए ये लिमिट दी गई है, दैट इज़ ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मीन्स लास्ट ईयर का जो मेरा टर्नओवर था उसका 10% तक करंट ईयर में मैं सर्विस दे सकता हूँ, या तो फिर 5 लाख, विच एवर इज़ हायर। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उस केस में आपको एलिजिबिलिटी कंसिडर करने के लिए अब सर्विस वाली अमाउंट को भी कंसिडर करना होगा कि मैं अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है बट मैंने सर्विस 10% से ज़्यादा प्रोवाइड कर दी, तो उस केस में भी मैं ये स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता। बट ये 10% प्रीवियस ईयर का टर्नओवर है, तो प्रीवियस ईयर में फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक सेकेंड, मैंने यहाँ 2 एग्जांपल्स मेंशन किए हैं, आप लोग अभी देखेंगे इसको कि अगर मैं प्रीवियस ईयर में फॉर एग्ज़ाम्पल
75 लाख का टर्नओवर करता हूँ, मैं ये एग्जांपल से अलग वैल्यू ले रहा हूँ और ये एग्जांपल तो आप लोग देख ही लेंगे। अगर मैं प्रीवियस ईयर में 75 लाख का टर्नओवर करता हूँ, नॉर्मल स्टेट में हूँ, तो उस केस में करंट ईयर में मैं मैक्सिमम 7.5 लाख रुपीज़ तक की सर्विस दे सकता हूँ, और 5 लाख विच एवर इज़ हायर 7.5 लाख, तो 7.5 लाख रुपीज़ की सर्विस मैं करंट ईयर में दे सकता हूँ। और अगर मैं उससे ज़्यादा सर्विस देता हूँ करंट ईयर में, तो वहाँ पे मेरे लिए ये स्कीम विड्रॉ हो जाएगी। सो इन दैट केस करंट ईयर में मेरी मैक्सिमम लिमिट ऑफ सर्विस इज 10% ऑफ द प्रीवियस ईयर और 5 लाख विच एवर इज़ हायर। अगर सिंपल सी बात है, मेरा प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 50 लाख से कम था, तो उस केस में मैं करंट ईयर में मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ तक की सर्विस दे सकता हूँ, क्योंकि उस केस में मेरा 50 लाख तक अगर टर्नओवर है तो 50 लाख का 10% डेट इज़ 5 लाख, या उससे बिलो होगा तो मैक्सिमम मैं 5 लाख तक दे पाऊँगा। अगर प्रीवियस ईयर में मेरा टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा था, तो जो भी लिमिट जितनी टर्नओवर की थी उसका 10% तक मैं करंट ईयर में टर्नओवर सर्विस का कर सकता हूँ गुड्स के साथ साथ। सो इन दैट केस अब मुझे जो टोटल टर्नओवर देखना है अपना 1.5 करोड़ का, उस 1.5 करोड़ के अंदर ये सर्विस भी आ गई। सो अब मुझे एलिजिबिलिटी कंसिडर करने के लिए ये देखना है कि मैंने आउटपुट जो किया वो क्या किया और उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ कवर हुई। अब एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर है, वो हम देखते हैं। मैं आपको पहले उस सर्कुलर से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर हम इस सर्कुलर की डिटेल्स को एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। अब नॉर्मली कोई भी कंपोजिशन डीलर है, उसके लिए कंडीशन ये थी कि उसको सप्लाई ऑफ गुड्स करना है, उसे सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं करना है। तो एक प्रॉब्लम आती है कि किसी भी पर्सन का, कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी पर्सन है, तो वो अपने बैंक में अकाउंट्स में एफडी करता है या उसके कुछ सेविंग अकाउंट्स में इंटरेस्ट अर्न कर रहा है। इंटरेस्ट एक ऐसी इनकम है जो हर इंडिविजुअल अर्न कर रहा होता है उसके बैंक अकाउंट के, सेविंग अकाउंट के थ्रू, या तो फिर उसने कुछ फिक्स डिपॉजिट किए हैं, प्रोविडेंट फंड में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो उसके थ्रू जो इंटरेस्ट इनकम वो अर्न कर रहा है, वहाँ पे वो इंटरेस्ट एक सर्विस आ जाती है। हमने स्टार्टिंग में जो सर्विस की डेफिनेशन देखी थी, तब मैंने आपको कहा था कि जो मनी रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो सर्विस है, और उस केस में मैंने आपको इंटरेस्ट का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था। तो अगर मैं इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 20 लाख रुपीज़ कहीं पे अपना एक सेविंग अमाउंट है जिसको एफडी किया, और उस 20 लाख रुपीज़ पे मुझे एनुअली 10% का एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है, तो 20 लाख रुपीज़ पे मुझे 10% डेट इज़ 2 लाख रुपीज़। अब जो 2 लाख रुपीज़ है वो मेरे टर्नओवर में काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 5 लाख की लिमिट थी, हमने जो अभी देखा कि 10% और 5 लाख विच एवर इज़ हायर, तो वहाँ पे अगर इंटरेस्ट इनकम को भी कंसिडर करें या इंटरेस्ट के अमाउंट को कंसिडर करें, तब तो आपको जो बेसिक बिजनेस की सर्विस देनी थी वो लिमिट कम हो जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट हम उसमें काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर के थ्रू एक क्लैरिफिकेशन इशू किया, और उस क्लैरिफिकेशन में 2 पॉइंट मेंशन किए गए। पहला कि एलिजिबिलिटी के लिए हम कौन सी एलिजिबिलिटी, जो सर्विस की लिमिट कंसिडर करनी है 10% और 5 लाख, उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरा कि कंपोजिशन स्कीम के लिए जो लिमिट है 1.5 करोड़ की, उसके लिए भी हम इंटरेस्ट का अमाउंट कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब इंटरेस्ट का हमें कैलकुलेशन कहीं पे भी कंपोजिशन में कंसिडर नहीं करना है। अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम जो इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं वो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और एडवांसेस की बात है। जो लेट फीस हैं या लेट चार्जेस हैं हम इंटरेस्ट के तौर पे कलेक्ट कर रहे हैं, वो इसमें कवर नहीं होता है। वो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर देखेंगे, और फिर हम एग्जेम्पशन में भी इसका प्रोविज़न आएगा। So in that case, the value of supply of exempt services by way of extending deposit, loan or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account। अब यहाँ पे मैंने आपको जब सर्विस की डेफिनेशन कही थी तब बताया था कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो एग्जेम्प्ट है
तो उस केस में वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में तो काउंट होता है, बट उसमें टैक्स पे करने की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। तो उस केस में आप बैंक में जितना भी एफडी डिपॉजिट रखते हैं, या आप अपने किसी फ्रेंड्स को लोन देते हैं, या किसी से लोन रिसीव करते हैं, तो जो इंटरेस्ट के ट्रांजैक्शंस है उस इंटरेस्ट के अमाउंट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, बट वो इंटरेस्ट नॉर्मली सभी लोगों के एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट किए जाते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए भी हमने देखा कि एग्रीगेट टर्नओवर देखना है, और कंपोजिशन स्कीम के पर्पस के लिए भी हमें एग्रीगेट टर्नओवर देखना है। अब जो रजिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए इंटरेस्ट को हमें कंसिडर करना है, कोई भी पर्सन हो, बट हमने जब रजिस्ट्रेशन ऑप्ट कर लिया और फिर कंपोजिशन स्कीम ले लिया, अब हमें इंटरेस्ट कंपोजिशन स्कीम के पर्पस के लिए हमारे एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं करना है, और फिर हमारा जो सर्विस का लिमिट है उसके लिए भी कंसिडर नहीं करना है। सो इस केस में ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि कोई भी पर्सन इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहा है वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है, सप्लाई ऑफ गुड्स कर सकता है, और उस गुड्स के साथ साथ कुछ लिमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। सो नाउ that is for determining the eligibility for composition scheme under second proviso। second proviso हमें सर्विस की लिमिट के बारे में कह रहा था कि जो 10% ऑफ द प्रीवियस ईयर है और 5 लाख whichever is higher। in second point, in computing aggregate turnover in order to determine eligibility of composition scheme। तो इस केस में मुझे जो एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख है उसके लिए भी कंसिडर नहीं करना है, और सर्विस के लिए भी कंसिडर नहीं करना है। अब इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। ये एग्जांपल बुक में नहीं है, ये नॉर्मली मैं आप लोग को क्लास में एक्सप्लेन करता था, बट अभी हम इसे जो कर रहे हैं वो यहाँ पे मैं लिख के मेंशन कर रहा हूँ। तो इस केस में अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अब इस केस में मैं रेस्टोरेंट वाला जो पॉइंट है, इंटरेस्ट वाला जो पॉइंट है, और हमारा जो लिमिट है इंटरेस्ट की सर्विसेज की जो गुड्स के साथ टोटल में कंसिडर करनी है, उससे रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल है। अब अगर मैं देखता हूँ कि टर्नओवर फॉर द ईयर 1920 मेरा 145 लाख है, दैट इज़ 1.45 करोड़, और उसमें मैंने 5 लाख का इंटरेस्ट अर्न किया। तो ये जो 145 टोटल मेरा टर्नओवर हुआ, इसमें 5 लाख रुपीज़ इंटरेस्ट है। तो इस केस में अब एक सेकेंड चलिए, अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मैंने जो 145 लाख है उसमें मेरा 5 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो अब मुझे करंट ईयर के लिए जो अपना एलिजिबिलिटी चेक करना है, तो मैं क्या देखूँगा कि मैं कितनी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, और दूसरी बात कि मैं कंपोजिशन पहली बात कि मैं कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं, और दूसरी बात अगर एलिजिबल हूँ तो करंट ईयर में मैं मैक्सिमम कितनी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो पहली बात कि मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 लाख रुपीज़ 1.5 करोड़ से कम है, तो मैं ऑप्ट कर सकता हूँ यस। अब उसमें भी हमें ये 5 लाख तो इंटरेस्ट को लेस करके 140 लाख ही देखना है, तो हम कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर, दैट इज़ द ईयर 2021। अब मुझे प्रीवियस ईयर का 10% करंट ईयर में सर्विस अलाउ है, तो वो कितना हुआ कि हमें 140 लाख का 10% दैट इज़ 14 लाख। तो करंट ईयर में मैं मैक्सिमम 14 लाख तक की सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, और 5 लाख विच एवर इज़ हायर 14 लाख। करंट ईयर में मैक्सिमम सर्विस 14 लाख। चलिए, अब अगर मेरा करंट ईयर में टोटल टर्नओवर होता है 153 लाख रुपीज़ का, अब इसमें से अगर मैंने पूरे साल में 5 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट अर्न किया तो वो मैं लेस कर दूंगा, तो मेरा अमाउंट हो जाता है एग्रीगेट टर्नओवर टू बी कंसिडर्ड फॉर एलिजिबिलिटी इज़ 148। तो करंट ईयर में मेरा टर्नओवर 148 लाख रुपीज़ ही है ईयर एंड तक। इसका मतलब अब मैं नेक्स्ट ईयर में भी कंपोजिशन स्कीम कंटिन्यू कर सकता हूँ, क्योंकि अगर करंट ईयर में मेरा टर्नओवर एक्सीड कर जाएगा तो मैं नेक्स्ट ईयर में ये स्कीम कंटिन्यू नहीं कर पाता। बट अब करंट ईयर में मेरा टर्नओवर 153 लाख है, बट उसमें से 5 लाख रुपीज़ इंटरेस्ट है, वो मैं कंसिडर नहीं करूँगा। तो मैं अमाउंट मेरा आफ्टर इंटरेस्ट आएगा 148 लाख। तो उस केस में मैं नेक्स्ट ईयर मीन्स 21-22 के ईयर में मैं कंपोजिशन स्कीम कंटिन्यू कर सकता हूँ।
अब ये जो 148 लाख रुपीज़ है, इसमें मैंने रेस्टोरेंट की जो सप्लाई है, आउटपुट है मेरा, वो 20 लाख का है। वो मैं कर सकता हूँ, यस वो तो कर सकता हूँ। वो सर्विस की लिमिट में कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि वो तो कंपोजिशन में जनरली अलाउड है। सो इस केस में रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर इज़ 20 लाख, नो प्रॉब्लम। अब रिमेनिंग बचा 128 लाख। अब जो 128 लाख है, मैंने 8 लाख रुपीज़ की सर्विस प्रोवाइड की पूरे साल में, चलेगा? यस चलेगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम 14 लाख तक की सर्विस प्रोवाइड कर सकता था, मैंने 8 लाख रुपीज़ तक की प्रोवाइड की। अब ये पॉइंट मैंने इसीलिए मेंशन किया कि यहाँ पे रेस्टोरेंट का और अगर हम दूसरी सर्विस को मिलाते हैं तो 28 लाख हो जाता है, बट रेस्टोरेंट का अमाउंट हमें इस 10% की लिमिट के लिए कंसिडर नहीं करना है, और इंटरेस्ट का जो अमाउंट है उसको भी कंसिडर नहीं करना है। तो हमारा जो 8 लाख का अमाउंट है वही कंसिडर होगा जो हमने एक्चुअल में प्रोवाइड किया है, और वो 14 लाख से कम है। तो इस केस में अब अगर हमारा 148 है, उसमें से 20 लाख हमारा रेस्टोरेंट की सर्विस है, हमने जो सर्विस प्रोवाइड की 8 लाख की, और जो गुड सप्लाई की है ड्यूरिंग द ईयर वो 120 लाख की है। तो इस केस में अब हमें जो कंडीशन है, करंट ईयर में हम कंपोजिशन स्कीम कंटिन्यू कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर में भी कंपोजिशन स्कीम कंटिन्यू कर सकते हैं। करंट ईयर में हमने जो सर्विस की लिमिट है 10% की, उसको भी मेंटेन किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको जो इंटरेस्ट का पॉइंट है, एग्रीगेट टर्नओवर से एक्सक्लूड करना और 10% की लिमिट से एक्सक्लूड करना, वो क्लियर हो गया होगा। सेकंड, जो रेस्टोरेंट की सर्विस अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वो एग्रीगेट टर्नओवर में तो काउंट करनी है, बट सर्विस की लिमिट के लिए काउंट नहीं करनी है, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम ऑलरेडी रेस्टोरेंट को अलाउ कर रहा है। चलिए, अब कंपोजिशन के ये पॉइंट्स से रिलेटेड मैंने जो सम्स दिए हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, वो आप लोग सॉल्व करते जाएंगे। पहले हम रूल 7 देख लेते हैं। रूल 7 जो मैंने आपको सेक्शन 10(1) में बताया था कि जो टैक्स रेट कंपोजिशन के लिए एप्लीकेबल है वो रूल 7 में दिया हुआ है। 10(1) में जो अमाउंट दी थी बट नॉट एक्सीडिंग, वो मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट है जो गवर्नमेंट कंपोजिशन के अंदर नोटिफाई कर सकती है। अब यहाँ पे वापस, अगर गवर्नमेंट को जो टैक्स रेट है वो अगर ज़्यादा कलेक्ट करना है, हायर अमाउंट या हायर टैक्स रेट चार्ज करना है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को पहले सेक्शन 10(1) की जो लिमिट है रेट्स की, उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, फिर वो रूल 7 में रेट चेंज कर सकते हैं अगर वो हायर तरफ जाना चाहते हैं। अगर उस लिमिट के अंदर वो कोई भी टैक्स रेट प्रिस्क्राइब करते हैं तब कोई इशू नहीं है। चलिए, अब हम रूल जो 7 है, दैट इज़ फर्स्ट 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे 0.5% CGST है, 0.5% SGST है, दैट इज़ टोटल 1%। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करते वक्त कहा था कि 1% आप आउटपुट पे कर दो और इनपुट की क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है, या ज़रूरत नहीं, क्या मिलेगी नहीं, आप ले नहीं सकते। अब किसके लिए? मैन्युफैक्चरर के लिए। अब अगर आप 10(1) में देखेंगे तो वहाँ पे 1% है, दैट इज़ द मैक्सिमम लिमिट, 1% प्लस 1% 2%, बट अभी एप्लीकेबल रेट है 0.5%। सेकेंड, रेस्टोरेंट के लिए जो आपका 6B है शेड्यूल 2 का, दैट इज़ 2.5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट एंड टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी। अब जो थर्ड पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है आपको। 0.5% ऑफ द टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी। अब यहाँ पे ये पॉइंट आपको ये कह रहा है कि जो 0.5% आपको पे करना है CGST, 0.5% SGST, वो सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज का पे करना है। मीन्स अगर आप कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई दे रहे हैं तो वो हमें टर्नओवर के लिए कंसिडर तो करना है एलिजिबिलिटी के लिए, बट उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना आएगा। अब जो 0.1 है और 0.2 है, इस केस में कहा है 0.5% एंड 2.5% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट। तो यहाँ पे जो टोटल टर्नओवर है उस पर पे करना है। अब मैं अगर एग्जेम्प्ट आइटम भी सप्लाई कर रहा हूँ, टैक्सेबल आइटम सप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं देखना कि वो आइटम टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट, मुझे टोटल पे अमाउंट कैलकुलेट कर लेना है डायरेक्टली। अब दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे टर्नओवर इन स्टेट दिया है, एग्रीगेट टर्नओवर नहीं दिया है। और हमने जो सर्विस में भी देखा था 10% वो टर्नओवर इन स्टेट का था।
अब ये टर्नओवर इन स्टेट क्या है वो मैं पहले आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जब मैंने आपको डिस्टिंक्ट पर्सन का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था, तब मैंने कहा था कि एक पर्सन अगर दो रजिस्ट्रेशन अलग अलग रखता है तो उस केस में उसको वो दोनों रजिस्ट्रेशन के अलग टैक्स पे करने, दोनों रजिस्ट्रेशन के अलग रिटर्न फाइल करने। और नॉर्मल केसेस में एक पर्सन एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन रखता है, अगर वो दूसरे स्टेट में बिजनेस कर रहा है तो वो उसका एक अलग रजिस्ट्रेशन रखता है। अब एक ही स्टेट में एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन रखने के केसेस कम ही होते हैं और रिकमेंडेबल भी नहीं है। सो इन दैट केस अगर मैं कंपोजिशन डीलर नहीं भी हूँ तो मुझे नॉर्मल केसेस में टैक्स कैसे पे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे 3 रजिस्ट्रेशन हैं, एक गुजरात में, एक मध्य प्रदेश में और एक दिल्ली में। अब मेरे ये जो तीनों रजिस्ट्रेशन हैं, मुझे एग्रीगेट टर्नओवर देखने के लिए तीनों रजिस्ट्रेशन का आउटपुट देखना पड़ेगा। बट मैं जब भी टैक्स पे करूँगा, रिटर्न फाइल करने जाऊँगा, तो वो मैं इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशंस का करूँगा। तो उस केस में अगर मैं गुजरात का टैक्स पे कर रहा हूँ, गुजरात का रिटर्न फाइल कर रहा हूँ जो मेरा रजिस्ट्रेशन है, तो वहाँ पे तो मुझे जो गुजरात स्टेट में मैंने उस रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो टर्नओवर किया है वो देखना है। हाँ, अब गुजरात से मैं इंटर स्टेट भी सप्लाई कर रहा हूँ, इंट्रा स्टेट भी कर रहा हूँ, तो वो मेरा टर्नओवर इन स्टेट में आ जाएगा। सो इन दैट केस यहाँ पे ये प्रोविज़न ऐसा नहीं है कि टर्नओवर इन स्टेट सिर्फ कंपोजिशन के लिए है। टर्नओवर इन स्टेट सभी रजिस्ट्रेशन को टैक्सेस पे करते वक्त टर्नओवर इन स्टेट्स पे ही पे करना है। कंपोजिशन में ये बात हमें ज़्यादा स्पेसिफिकली ध्यान इसलिए रखनी है क्योंकि कंपोजिशन पर्सन का इंटर स्टेट सप्लाई नहीं होता है। दूसरा, कंपोजिशन का जो पर्सन है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक रेट पे टैक्स पे कर रहा है, वो गुड्स के रेट पे टैक्स नहीं पे कर रहा जो एक्चुअल गुड्स का रेट नोटिफाइड है। और यहाँ पे हमें उसे सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही एक्टिविटी करना अलाउ किया गया है। सो इन दैट केस अब पॉइंट जो आपका फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है, इसमें हमें जो टोटल टर्नओवर हुआ उसमें जितना भी टर्नओवर है उसका फुल अमाउंट हमें टैक्स पे कर देना है प्रिस्क्राइब्ड रेट पे। अब ये जो टैक्स रेट दिए हुए हैं ये आपके एग्ज़ाम के पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आपको नहीं दिया रहेगा। अगर मैं आपको कंपोजिशन का कोई क्वेश्चन पूछता हूँ और कहता हूँ कि कैलकुलेट द टैक्स पेएबल, तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है और इजी है कि 0.5% एप्लीकेबल होगा CGST, 0.5% SGST। बट यहाँ पे दोनों में, फर्स्ट में और थर्ड में 0.5 है। फर्स्ट में 0.5 टोटल का लेना है और थर्ड में 0.5 सिर्फ टैक्सेबल का लेना है। जो एग्जेम्प्ट है उसको कंसिडर नहीं करना है। इससे रिलेटेड सम्स दिए हैं मैंने, पास्ट एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन पूछा है और एग्ज़ाम में इस पॉइंट के ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है। सो इन दैट केस रेट ऑफ टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी एज पर रूल 7, that is 0.5% of the turnover in state or union territory in case of a manufacturer, 2.5% of the turnover in state or turnover in union territory for the 6B schedule 2, that is for restaurant services, and third point is for the traders जो ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं उनको 0.5% सिर्फ टैक्सेबल का कंसिडर करना है। तो उस केस में हमें एग्जेम्प्ट को एलिजिबिलिटी के लिए कंसिडर करना है बट टैक्स पेमेंट के लिए कंसिडर नहीं करना है। और आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तब आपको 2 चीज़ें खास करके ध्यान रखनी है कि पहला कि आप किस स्टेट में बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि स्टेट के अकॉर्डिंगली आपकी जो वो 1.5 करोड़ की लिमिट है या 75 लाख की लिमिट है एप्लीकेबल होगी। सेकंड कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग की कर रहे हैं या ट्रेडिंग की कर रहे हैं। अगर ट्रेडिंग की कर रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन करते वक्त जो टैक्स रेट है वो सिर्फ टैक्सेबल आइटम्स के ऊपर ही कंसिडर करना है। और ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा कि ये एग्जेम्प्ट एक्टिविटी है, तो वहाँ पे वो एग्जेम्प्ट एक्टिविटी को हम एलिजिबिलिटी के लिए कंसिडर करेंगे बट टैक्स पेमेंट के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। चलिए अब टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी का जो डेफिनेशन है वो एग्रीगेट टर्नओवर से एकदम सिमिलर है, कॉपी पेस्ट है। मीन्स अब टर्नओवर इन स्टेट हमें स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, एग्रीगेट टर्नओवर हमें टोटल देखना है
जो भी हमारे रजिस्ट्रेशन है उनका टोटल देखना है। सो इस केस में अगर हम एक कंपोजिशन डीलर की बात करें, मैंने अगर 2 स्टेट में बिज़नेस किया हुआ है तो वहाँ पे मुझे जो इंडिविजुअल स्टेट है उसका टर्नओवर देखना है, उसका टैक्स पे करना है, क्योंकि वो अलग रजिस्ट्रेशन है, दूसरे स्टेट में एक अलग रजिस्ट्रेशन है। सो इन दैट केस ये टर्नओवर इन स्टेट का जो डेफिनेशन है वो एग्रीगेट टर्नओवर का कॉपी पेस्ट ही है, बट ये सिर्फ स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। दैट इज़ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय RCM, exempt supply made within a state or union territory by a taxable person, export of goods or services, इंटरस्टेट सप्लाई। यहाँ पे डेफिनेशन इंटरस्टेट है और मैंने आपको कहा कि ये डेफिनेशन सिर्फ कंपोजिशन के लिए नहीं है, ये डेफिनेशन टर्नओवर इन स्टेट एक जनरल पॉइंट है, क्योंकि ये हर इंडिविजुअल को, हर पर्सन को, हर बिजनेसमैन को जो भी टैक्स पे करना है वो उसके टर्नओवर इन स्टेट पे ही पे करना है। कंपोजिशन के लिए हमें प्रोविजन में वो वर्ड्स आते हैं कि टर्नओवर टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट है, बट बाकी सब के लिए भी जो टैक्स पे करना है उन्हें वो टर्नओवर इन स्टेट्स पे ही पे करना है जो भी टैक्सेबल सप्लाई है। सो मेड फ्रॉम द स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय द सेड टैक्सेबल पर्सन बट एक्सक्लूडिंग द टैक्स। तो इस केस में हमें जो टर्नओवर काउंट करना है उसके अंदर टैक्स की वैल्यू कंसिडर नहीं करनी है, एक्सक्लूडिंग टैक्स जो नेट वैल्यू है सप्लाई की वो देखनी है। और जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर मैंने आपको कहा कि टैक्स आपको डायरेक्टली पे करना है, कंज्यूमर से कलेक्ट नहीं करना है। अब ये जो पॉइंट्स मैंने आपको सेक्शन 10 की स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किए थे, तो वो सारे पॉइंट्स अब हम सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 और रूल 5 में देखेंगे। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप पहले ये सेक्शन 10 का जो पूरा कंसेप्ट है एक बार प्रॉपरली रिवाइज कर लें। मैं जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 और फिर रूल 5 ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा, क्योंकि ये कंपोजिशन का जो प्रोविज़न है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और बाकी जो हमारा पूरा सिलेबस है, जो प्रोविज़न है, उससे कंपोजिशन स्कीम एकदम अलग हो जाती है। यहाँ पे एग्ज़ाम में कंपोजिशन का बहुत अच्छा खासा वेटेज है, एग्ज़ाम में हर टाइम कंपोजिशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। सो आप लोग एक बार ये पॉइंट्स जहाँ अभी जो मैंने यहाँ तक करवाए हैं इसको प्रॉपरली रिवाइज़ कर लेंगे और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से फिर मैं आपको जो सेक्शन 10 के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको इंडिविजुअली डिटेल में बताऊंगा। मैंने आपको एक कंसेप्ट और उसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग उसको एक बार पूरा वापस देख लेंगे और रिवाइज कर लेंगे। ओके, सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।